अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए मैंने एक केस प्रिपेयर किया है जो मैंने अपने हॉस्पिटल में देखा था। उसको मैंने एडमिट किया था, तो वो मैं आपको बताने लगी हूँ। ठीक है, ज़रूर मुझे कमेंट भी कीजिएगा। आप लोग कुछ भी नहीं लिखते हैं तो मैं बड़ा इंतज़ार करती हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरी सीरीज़ है डॉक्टर ज़ेबा ऑन कॉल, केस नंबर 6 है ये आज। ठीक है, अच्छा, इसमें एक a 41-year-old woman presented with swelling in left leg since 15 days and pussy urine apparent as she was catheterized since 4 days when she complained of difficulty in passing urine. She was diagnosed to have carcinoma rectum 2 years back when only surgery done was a colostomy. She gave history of 4-pin packed cell transfusion in the last 1 month as hemoglobin was very low. She had undergone chemotherapy, radiotherapy and CRT in the past. पास्ट यानी कि अभी 3-4 महीने पहले ही उसकी जो है ना ये सब थेरेपी वगैरह पूरी हुई थी। ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन एनीमिया एंड कैकेक्सिया वर प्रेजेंट। देयर वाज स्वेलिंग ऑफ लेफ्ट फुट एंड होल लेफ्ट लेग विद पिटिंग एडिमा। हर टंग was smooth with white patches. Her abdomen was soft with an intact colostomy bag. Chest was clear with normal vesicular breathing. Cardiovascular system examination was unremarkable and S1 S2 were normal. CNS examination was normal. She was oriented and cooperative, but she had such loss of weight and anemic, बहुत बुरा हाल था उसका। लेबॉर्ट्री डाटा जो हमने कराया उसमें हीमोग्लोबिन वॉज 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर। TLC was raised, that was 16,000 per millimeter cube, and platelet were 2,08,000 millimeter cube. Serum sodium was 130 milliequivalent per liter. Serum potassium was 3.1 milliequivalent per liter. Chloride was 98 and bicarbonate 24. Her urea was 40 milligram per deciliter and creatinine was 0.4 milligram per deciliter. Urine DR showed numerous pus cells and RBCs. Carcinoembryonic antigen was 42.50. नॉर्मल रेंज जो है ना इसकी लेस देन 5 होती है, तो उसका इतना ज़्यादा बड़ा हुआ था। Biopsy of the rectum showed moderately differentiated adenocarcinoma of rectum with nodal involvement, और उसको क्लासिफिकेशन थी T3N1M0, यानी कि नोडल मेटास्टेसिस उसको हो चुकी थी। Doppler ultrasound of left leg showed echogenic thrombus in common femoral vein extending up to distal 2/3 of the superficial femoral vein. The affected veins appear distended, non-compressible and filled with internal echoes. Her blood CS and urine DR and CS were sent. ठीक है, अच्छा, मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया है कि विच मोडालिटी शुड बी यूज टू डायग्नोज DVT। ए ऑप्शन है उसका डी डाइमर, बी है इंट्रावीनस फ्लैबोग्राफी, सी है डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी और डी है MR इमेजिंग। ठीक है, तो ज़ाहिरी बात है कि पहले ज़माने में मतलब जब अल्ट्रासोनोग्राफी डॉपलर नहीं था तो फ्लैबोग्राफी हुआ करती थी, वो तो अब ऑब्सलीट हो गई है। तो वो तो सिर्फ उस वक्त कराएंगे जब आपको इंटरवेंशनल उसमें ट्रीटमेंट अगर कर रहे हो। ठीक है, तो इसका सही जवाब डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे आप, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो डायग्नोसिस हमारी जो है वो डीप वीनस थ्रोम्बोसिस और सेकेंडरी टू कार्सिनोमा ऑफ द रेक्टम, क्योंकि आपको ना फिर आपको देखना होता है कि उसके क्या प्रोवोक कैसे हुई है DVT, अनप्रोवोक्ड है या प्रोवोक्ड है। तो इसमें शी ऑल्सो हैड दिस पेशेंट ऑल्सो हैड UTI and multiple vitamin deficiencies with glossitis and fungal infection of the tongue, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसको रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी सब कुछ मिल चुका है। तो अब मैनेजमेंट का है ना कि किस तरह से आप DVT की करते हैं। मैंने जिस तरह से किया था कि अभी तो बहुत सारी ओरल एंटीकोगुलेंट आ गई हैं, तो आप उससे भी ट्रीट कर सकते हैं। तो उसका जो ट्रीटमेंट है ना वो मैं एक दफ़ा आपको बता देती हूँ कि एक को हम कहते हैं अब नॉन वॉरफेरिन एंटीकोगुलेशन, जो नए ओरल या सबक्यूटेनियस एंटीकोगुलेंट आ गए हैं अब, और फिर दूसरा है वॉरफेरिन एंटीकोगुलेशन। तो वो भी आप कर सकते हैं, मतलब कन्वेंशनल जो है वो वॉरफेरिन वाला भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ना
एक मिनट स्लाइड शो कर लेते हैं उसको। हाँ, इसमें नॉन वॉरफेरिन एंटीकोगुलेशन जो है ना वो आप इस तरह करेंगे कि अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन बोलस एंड कंटिन्यूस इन्फ्यूजन टू अचीव APTT 2 to 3 times the upper limit of the laboratory normal, or enoxaparin 1 milligram per kilogram twice daily with normal renal function, or dalteparin 200 units per kilogram once daily or 100 unit per kilogram twice daily with normal renal function, or tinazaparin 175 units per kilogram once daily with normal renal function, or fondaparinux weight based once daily adjusted for impaired renal function, direct thrombin inhibitors, argatroban or bivalirudin with suspected or proven heparin induced thrombocytopenia। अगर आपको है कि उसको हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया उसको अगर होने लगे तो फिर आप उसमें ये दे सकते हैं डायरेक्ट जो होता है फैक्टर 10 इनहिबिटर होता है वो। फिर है ओरल रिवारोक्सिबैन 15 milligram twice daily for 3 weeks followed by 20 milligram once daily with the dinner meal thereafter। एपेक्सिबैन दे सकते हैं 10 milligram twice daily for 1 week followed by 5 milligram twice daily thereafter, and dabigatran 5 days of unfractionated heparin low molecular weight heparin or fondaparinux followed by dabigatran 150 milligram twice daily। एक और है edoxaban 5 days of unfractionated heparin low molecular weight heparin or fondaparinux followed by edoxaban 60 milligram once daily with normal renal function, weight more than 60 kg in the absence of potent P glycoprotein inhibitors। ठीक है, तो इसमें से आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको अगर वॉरफेरिन एंटीकोगुलेशन करनी है तो इट रिक्वायर्स 5 to 10 days of administration to achieve effectiveness as monotherapy. Use full dose unfractionated heparin low molecular weight heparin or fondaparinux as bridging agent when initiating warfarin। मतलब ये कि उसी वक्त आपको जब पेशेंट को आप एंटीकोगुलेट करना शुरू करें तो उसी वक्त आप जो है ना एनॉक्सापैरिन जब शुरू करें उसी टाइम आप वॉरफेरिन देने लगें, क्योंकि वॉरफेरिन को एक्ट करने के लिए तकरीबन 5 दिन लगते हैं, तो उसमें आप ब्रिज कर देते हैं, या तो फोंडापेरिनक्स आप दे दीजिए या फिर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दे दें, जो मैंने किया था। ठीक है, कंटिन्यू पैरेंटरल एंटीकोगुलेशन फॉर अ मिनिमम ऑफ 5 days and until 2 sequential INR values at least 1 day apart achieve the target INR range। यूजुअल स्टार्ट डोज वॉरफेरिन की 5 मिलीग्राम होती है और टाइट्रेट हम कर लेते हैं INR के मुताबिक 2 to 3 हो जाना चाहिए INR। ठीक है, तो मैंने जो इसको चूज़ किया था, ये पेशेंट ना पहले कहीं और गई थी, तो उसका मैंने प्रिस्क्रिप्शन देखा, वो प्रिस्क्रिप्शन ऐसा था कि बस सिर्फ हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ था, डॉक्टर का नहीं लिखा हुआ था कुछ भी, और उसमें रिवारोक्सिबैन जिस नाम से आती है ना वो 15 मिलीग्राम ट्वाइस डेली उन्होंने लिखा हुआ था, बस उसको दे दिया। भाई मुझे समझ में नहीं आता, इस तरह से देखें नहीं करना चाहिए, आप ऐसी दवा लिख रहे हैं तो एटलीस्ट डॉक्टर का नाम और वो सब कुछ होना चाहिए, फिर आप उसको फॉलो करें। उसको सही कुछ नहीं बताया उन्होंने कि कितने दिन लेनी है, क्या करना है। 2 टाइम वो खाई थी, 3 दिन हो गए थे उसको, फिर वो मेरे पास आई, लेकिन उसको इतना टेंस उसके एडिमा हुआ था पूरे लेग पे, यानी बिल्कुल हार्ड हुआ था उसका लेफ़्ट लेग ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो फिर मैंने उसको कहा कि आप भाई आप एडमिट हो जाओ। तो हमने जो है पेशेंट को इस तरह से ट्रीट किया कि इंजेक्शन एनॉक्सापैरिन मैंने दिया, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है, सबक्यूटेनियसली 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से। शी वॉज बहुत ही वो अंडर वेट, जाहिर बात है कि कैक्सिया हुआ हुआ था तो 40 kg की थी वो। ठीक है, तो 40 मिलीग्राम क्लैक्सेन या एनॉक्सापैरिन मैंने दिया। साइमल्टेनियसली टैबलेट मैरीवैन वॉरफेरिन मैंने दी, क्योंकि रिवारोक्सिबैन वो पहले से खा रही थी, वो कुछ भी नहीं हुआ था उसको, तो 3 दिन ही वैसे उसने खाया था। तो मैं तो मतलब इतना मेरा इसका जब भी मैंने दिया एक्सपीरियंस है मेरा अच्छा मैरीवैन से और ये एनॉक्सापैरिन से, तो मैंने कहा कि उसको कन्वेंशनली तरीके से ट्रीट कर देते हैं। तो मैरीवैन 5 मिलीग्राम वंस अ डे वॉज स्टार्टेड, और जो उसका टारगेट INR था वो 2 to 3 है,
तो हर लेफ्ट लेग वाज एलिवेटेड बाय पिलो, ब्लड कल्चर एंड यूरिन कल्चर व सेंट, क्योंकि उसको जाहिर बात है कि इन्फेक्शन इतना हुआ हुआ था, यूरिन उसका इतना पसी और टबिट सा था जो अपेरेंट था उसके बैग में। और इंजेक्शन मैरोनेम वॉज स्टार्टेड आफ्टर टेकिंग द कल्चर्स। जो भी आप एंटीबायोटिक स्टार्ट कर रहे हैं कल्चर्स भेज दीजिए। 500 मिलीग्राम 8 आवरली IV दिया, फिर नॉर्मल सलाइन दिया विद 1 एम्पूल ऑफ इंजेक्शन KCL, क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया भी था उसको। इंजेक्शन राइजेक शुरू किया उसको OD, और हर माउथ हाइजीन। अब देखें हर चीज़ देख जाए, वो पेशेंट बेचारी इतनी उसकी बुरी हालत थी, माउथ उसका जो है ना उसमें उसको एप्थस अल्सर्स हुए हुए थे, टंग जो है वाइट पैचेस थे। अब देखिए मतलब बाकी कुछ जहाँ पे भी जाए कोई ऐसा पेशेंट जिसको कोई कैंसर डायग्नोज हो गया है, उसके पास इतनी मोटी सी फाइल है, तो बस डॉक्टर्स को होता है कि भाई ओहो इनको तो बस CA कोलन है, भाई CA कोलन है तो अभी उसको क्या हुआ है उसको तो देख लो ना। मतलब वो जो ऑन्कोलॉजिस्ट है वो देख रहा है उसको, ठीक है, वो उसका इलाज हो रहा है, लेकिन जो उसकी ओवरऑल जनरल उसकी हेल्थ है वो इतनी डिटोरियोरेट हो रही है। तो आप सिर्फ मतलब जो एप्थस अल्सर है वो तो ट्रीट कर देना, DVT ट्रीट कर दें, बाकी उसको अब जो भी है कि बेचारी खाने पीने लगे सही से। तो हर माउथ हाइजीन वाज टेकन केयर ऑफ बाय लिस्टीन माउथ वॉशेस एंड डेक्टेरिन, ओरल जेल वाज अप्लाइड ट्वाइस डेली, फॉलिक एसिड वाज स्टार्टेड, शी वाज गिवन मल्टीविटामिन्स, ठीक है। तो कोर्स ऑफ डिजीज़ ऐसा था कि पेशेंट वाज बेटर विद ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ शिन एंड थाई, स्वेलिंग वाज रिजॉल्व। नीचे की तो बिल्कुल यानी कि शिन की रिजॉल्व हो गई थी, लेकिन ये कि उसके थाई में अभी थी टाइटनेस। हर यूरिन बिकेम क्लियर विद इन 2 days, और बाद में जब हमारे पास कल्चर आया तो E. coli आया था, इट वाज सेंसिटिव टू मैरोनेम, इसीलिए वो बेहतर हो गई पेशेंट ना। हर टंग वॉज बेटर एंड द पेशेंट रेज्यूम नॉर्मल डाइट, जो वो पहले नहीं खा सक रही थी। आफ्टर 5 days ऑफ एनॉक्सापेरिन सबक्यूटेनियसली एंड ब्रिजिंग बाय वारफेरिन 5 मिलीग्राम OD, द INR रेज टू 1.9, टारगेट 2 to 3. Surgical consult was done, but as the tumor was advanced, so colectomy could not be done. T3 and 1M0. अब ये इसके साथ एक बैड लकी हो गई थी। इसने मुझे बताया 2022 में उसका डायग्नोज हुआ था जब कैंसर, तो वो किसी सर्जन को उसने दिखाया, तो सर्जन ने कुछ नहीं किया, यानी कि भाई देखता वो स्टेजिंग करता है कुछ करता, उसने सिर्फ कोलोस्टमी बना दी बस, और उसको जो है ना ट्यूमर का कुछ नहीं, ना पेशेंट को बताया ना कुछ किया। फिर उसके बाद साल गुजर गया, इतनी बुरी उसकी हालत हो गई, और जो है वो नोट्स में भी चला गया, और फिर जो है वो किसी और सर्जन के पास गई, वो मतलब ये कि सही के सर्जन होंगे बेचारे, तो उन्होंने जो है वो फिर उसको बताया कि अब उसकी सर्जरी नहीं हो सकती है। उस वक्त हो सकती थी जब उसकी कोलोस्टमी बनाई होगी। तो इतना मतलब अल्लाह अफसोस हुआ है ना मुझे, क्या मैं बताऊँ, कोलेक्टमी अब हो ही नहीं सकती थी उसकी, तो बस सिर्फ कोलोस्टमी बनी हुई है। ऑन्कोलॉजिस्ट को भी, जो ऑन्कोलॉजिस्ट इसको ट्रीट कर रहे थे उनको हमने कॉल किया, तो उन्होंने फिर कहा कि अब इसकी ना कीमोथेरेपी वो स्टार्ट करेंगे दोबारा, ठीक है। तो पेशेंट को कल मैंने डिस्चार्ज किया, वो बहुत बेहतर थी, उसका जो है कैथेटर वगैरह सब आउट कर दिया था, तो शी वॉज मच बेटर। जब वो आई थी तो इतनी बुरी हालत थी ना। तो अब जो है वो मेरे पास आएगी, मैंने उसको कहा 4 दिन के बाद आओ अपना INR करा के, ठीक है, CP INR PT INR करा के वो मेरे पास आएगी। तो उसमें फिर अब ऐसे केसेस में होते हैं, अब जैसे ये तो कैंसर की वजह से हो गया प्रेसिपिटेट इसको DVT, ठीक है, तो वरना तो हम अगर अनप्रोवोक्ड ऐसे DVT होती है तो 3 months तक आप ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको कोई मतलब ये क्योंकि थ्रोम्बोफीलिया वगैरह है, तो फिर जैसे एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होता है, तो उसमें लाइफ लॉन्ग फिर करना पड़ता है, ठीक है। और मैं आपको ये मैंने बता दिया। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं ना वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म आपके लिए मैंने लिख लिया था, तो बहुत अच्छा है कि आप इसको अच्छे से समझ लें कि वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एनकम्पासेस डीप वीनस थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड कॉजेज कार्डियोवैस्कुलर डेथ, क्रॉनिक डिसेबिलिटी एंड इमोशनल स्ट्रेस। यानी कि अब DVT हुई है तो अब कितना ख़तरा है कि वो वहाँ से डिटैच होकर एम्बोलस जो है वो वेना कैवा के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में चला जाए, ठीक है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है।
तो पैथोफिजियोलॉजी इसकी ये होती है, इन्फ्लेमेशन टेक सेंटर स्टेज एज अ ट्रिगर ऑफ एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म and DVT, excessive inflammation with cytokine storm, platelet activation, endothelial dysfunction, stasis are the contributing etiologies. मतलब जो पैथोफिजियोलॉजी है ना उसकी वो ये कि जैसे कोविड में साइटोकाइन स्टॉर्म जो होता था तो डी डाइमर नहीं करा रहे होते थे हम पेशेंट के, और सारा कुछ उसमें बहुत DVTs और ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म का ख़तरा था, ठीक है। तो उसमें प्लेटलेट एक्टिवेशन हो जाती है, एंडोथीलियल डिस्फंक्शन, स्टेसिस, जहाँ पे भी होगा तो कोगुलेशन फैक्टर आ जाएंगे और फिर वहाँ पे क्लॉट बनने लगेंगे, ठीक है। तो क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स आप देख लें, कॉमन क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स देखने चाहिए, पेशेंट से हिस्ट्री लेके पूछना चाहिए। अब इसको तो कैंसर नंबर 1, नंबर 2 ओबेसिटी, नंबर 3 सिगरेट स्मोकिंग, नंबर 4 सिस्टमिक आर्टीरियल हाइपरटेंशन, नंबर 5 क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, 6 क्रॉनिक किडनी डिजीज़, कोई भी क्रॉनिक यानी कार्डियक फेलियर जिसमें पेशेंट जो है बेड बाउंड हो जाए, 3 दिन अगर हो जाए तो DVT या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। 7 है लॉन्ग हॉल एयर ट्रैवल, उसमें DVT हो सकती है। 8 एस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, 9 प्रेगनेंसी, 10 पोस्ट मीनोपॉजल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, 11 सर्जरी और ट्रॉमा, 12 सेडेंट्री लाइफस्टाइल। बल्कि हैरिसन में पढ़ के हैरान रह गई कि 2 घंटे भी अगर जो TV देखते हैं हम लोग काउच में बैठ के लेट के, तो रोज़ाना अगर 2 घंटे TV देखा जा रहा है तो 40% इंक्रीज रिस्क होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। सोचें ज़रा वॉक चॉक करते नहीं हो, बड़े बड़े काउच पोटैटो नेटफ्लिक्स देखे जा रहे हैं। और प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट जो होती है ना, द two most common autosomal dominant genetic mutations are number 1 factor 5 lesion which causes resistance to the endogenous anticoagulant activated protein C which inactivates clotting factors 5 and 8। अब अल्लाह मियाँ ने हमारे अंदर नेचुरल एंटीकोगुलेंट जो रखा है ना वो प्रोटीन C है जो इनएक्टिवेट कर देता है फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को, ठीक है। नंबर 2 द प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन विच इंक्रीजेज द प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन कॉन्सेंट्रेशन। अब इसमें इसकी जीन में म्यूटेशन हो जाए तो इसकी कंसनट्रेशन ही प्रोथ्रोम्बिन की बढ़ जाएगी। तो एंटी थ्रोम्बिन, प्रोटीन C एंड प्रोटीन S आर नेचुरली अकरिंग coagulation inhibitors. Deficiency of these inhibitors are associated with venous thromboembolism, बट रेयर होते हैं ना, ये ज़ाहिरी बात है कि ये तो रेयर होंगी ये चीज़। लेकिन अगर किसी को अनप्रोवोक्ड है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आपको ये टेस्ट कराना चाहिए, ठीक है। प्रोटीन C, प्रोटीन S, फैक्टर 5 लेडन और प्रोथ्रोम्बिन। और इसके अलावा थर्ड जो है ना एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, इट इज़ एन एक्वायर्ड, ये एक्वायर्ड सिंड्रोम है, ये जेनेटिक नहीं है। पिछले दो थे यानी कि फैक्टर 5 लेडन और प्रोथ्रोम्बिन वाली जीन का, वो तो जेनेटिक है, लेकिन ये एक्वायर्ड है। थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर दैट प्री डिस्पोजेज टू बोथ आर्टीरियल एंड venous thrombosis. It is a cause of recurrent DVT and indefinite duration anticoagulation is required in this condition, ठीक है। तो ये एक्वायर्ड होती है, जेनेटिक नहीं होती। तो एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी अगर किसी में पॉजिटिव आ रही है तो उसमें इंडेफिनिट ड्यूरेशन की देते हैं। अभी तो मैं इसको 3 months की ही दूंगी। इंटरैक्शन बिटवीन वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एंड एथीरोथ्रोम्बोसिस। अब ये भी आप ये देखें कि कॉर्नरी आर्टरी प्लेग डबल्स द रिस्क ऑफ venous thromboembolism. This observation led to discovery of the broad interaction among venous thromboembolism, acute coronary syndrome, and acute stroke. These 3 conditions share similar risk factors and similar pathophysiology: inflammation, hypercoagulability, and endothelial injury. Patients who suffer from venous thromboembolism are more likely to have future myocardial infarction or stroke. Conversely, patients with MI or stroke are more than twice as likely to suffer future venous thromboembolism. तो ये interlinked है, यानी कि stroke, coronary artery disease and venous thromboembolism, ठीक है। ये एक बड़ी अच्छी सी ये डायग्राम है, इंटरैक्शन बता रही है बिटवीन वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एंड एथीरोथ्रोम्बोसिस, यानी कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड स्ट्रोक, ये सब इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि इन तीनों स्टेट्स में तो कॉमन अंडरलाइंग प्रोसेस हो रहे हैं इनमें, ठीक है।
अच्छा, एम्बोलाइजेशन अब ये है कि डीवीटी अगर डेवलप हुई है, डीप वीनस एम्बोलाई, दे डिटैच फ्रॉम द साइट ऑफ फॉर्मेशन, दे एम्बोलाइज टू द वीना केवा and right atrium and right ventricle and lodge in the pulmonary arterial circulation, thereby causing acute pulmonary embolism. ठीक है, तो फिर pulmonary embolism हो जाएगा अगर वहाँ से डिटैच हो गया थ्रोम्बस और वो इन राइट एट्रियम में चला गया, राइट वेंट्रिकल में. पैराडॉक्सिकली दीज थ्रोम्बाई ओकेजनली एम्बोलाइज टू द आर्टीरियल सर्कुलेशन. कैसे? अगर किसी के पेटेंट फोरामेन ओवेल हो या एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो तो वहाँ से ये आर्टीरियल सर्कुलेशन में आ जाएगा. मैनी पेशेंट्स विद पल्मोनरी एम्बोलिज्म हैव नो एविडेंस ऑफ डीवीटी. जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर हम सस्पेक्ट करें तो हम फिर डीवीटी के लिए डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी पैर में करवाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको नहीं कोई डीवीटी नज़र आएगी, तो उसका मतलब ये होगा कि वो क्लॉट पहले से वहाँ से निकल चुका और वो जो है वो एम्बोलाइज कर चुका है लंग में, इसलिए आपको वहाँ पे नहीं मिल रही है डीवीटी. ठीक है, अब फिजियोलॉजी क्या होता है उसमें. अब अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म और डीवीटी हो रही है, मतलब डीवीटी हुई और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, द मोस्ट कॉमन गैस एक्सचेंज एबनॉर्मेलिटीज़ आर आर्टीरियल हाइपोक्सीमिया एंड एन इंक्रीज्ड एल्वियोलर आर्टीरियल oxygen tension gradient which represent the inefficiency of oxygen transfer across the lungs. Anatomical dead space increases because breath gas does not enter gas exchange units of the lung. अब जो गैस एक्सचेंज यूनिट्स हैं उसमें जो है एल्वियोलर एपिथेलियम है और कैपिलरी एंडोथेलियम है, वो बना रही है ना रेस्पिरेटरी, और ऊपर जो है इसके सरफेक्टेंट है, फिर उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एपिथेलियल लाइनिंग है, एल्वियोलर लाइनिंग. ठीक है, फिर इंटरस्टिशियल टिश्यू है, फिर उसके बाद कैपिलरी एंडोथेलियम है. तो वहाँ पहुँच ही नहीं रही, तो जो हमारे वो स्पेसेस रेस्पिरेटरी ट्रैक के जहाँ पे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन नहीं है, वहाँ पे सिर्फ गैस पास होती है ना, उसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस. फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या होता है? अब फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इंक्रीजेज बिकॉज वेंटिलेशन टू गैस एक्सचेंज यूनिट्स एक्सीड्स वीनस ब्लड फ्लो थ्रू द पल्मोनरी कैपिलरीज. अब कहीं पे एल्वियोलस में मतलब ये कि फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बना हुआ है क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेशन हो ही नहीं रही है. ठीक है, तो कहाँ अगर ऑक्सीजन आएगी भी तो कहाँ जाएगी अगर वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी ही उसमें ब्लॉक हो गई है एम्बुलस से. ठीक है, अदर पैथोफिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ इंक्लूड नंबर 1 इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस. अब जाहिर बात है अगर कहीं ब्लॉक आ जाएगा तो वेस्कुलर रेजिस्टेंस पल्मोनरी सर्कुलेशन का बढ़ जाएगा ड्यू टू वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन और प्लेटलेट सिक्रीशन ऑफ वेजोकंस्ट्रिक्टर. जहाँ पे भी स्टेसिस हो रहा होता है प्लेटलेट आके वहाँ पे एग्रीगेट होने लगते हैं और फिर वो वेजोकंस्ट्रिक्टर अपने निकालते हैं सीरोटिनिन और थ्रोम्बस्थेनिन, ये सारी चीज़ें, तो और एंडोथेलिन, तो ये मतलब और वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है ना, ये तो पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर है. तो रिलीज ऑफ वेजो एक्टिव मीडिएटर्स कैन प्रोड्यूस वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैचिंग एट साइट्स रिमोट टू द एम्बुलस. मतलब वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैचिंग का मतलब ये है कि जो एल्वियोलाई के इर्द गिर्द कैपिलरी है, कहीं कहीं पे एल्वियोलाई जो है बंद पड़े हुए हैं और पल्मोनरी कैपिलरी अगर खुली भी है तो वो कहाँ से जाएगी, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन तो ब्लॉक है. कहीं पे जो है एल्वियोलाई सही है और पल्मोनरी कैपिलरी बंद है तो भी नहीं होगा. मतलब ये मिसमैच होगा, वेंटिलेशन परफ्यूजन का मिसमैच हो जाएगा. तो इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज ड्यू टू इंक्रीज एल्वियोलर डेड स्पेस फ्रॉम वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन, हाइपोक्सीमिया फ्रॉम एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन रिलेटेड टू परफ्यूजन नॉन ऑब्स्ट्रक्टिंग लंग, राइट टू लेफ्ट शंटिंग और इम्पेयर्ड कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रांसफर ड्यू टू लॉस ऑफ गैस एक्सचेंज सरफेस. ठीक है, नंबर 3 क्या होता है? एल्वियोलर हाइपर वेंटिलेशन ड्यू टू रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन ऑफ इरिटेंट रिसेप्टर्स. नंबर 4 इसीलिए पेशेंट आता है ब्रेथलेसनेस में. इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एयरवे डिस्टल टू द ब्रोंकाई. नंबर 5 डिक्रीज पल्मोनरी कंप्लायंस ड्यू टू लंग एडिमा, लंग हेमोरेज और लॉस ऑफ सर्फेक्टेंट. जाहिर बात है कि अगर एल्वियोलाई जो है डिस्टर्ब हुए हैं तो उसी में तो लाइनिंग है सर्फेक्टेंट की, वो भी नहीं होगी, फिर वो तो कोलैप्स ही हो जाएंगे सारे एल्वियोलाई. अब इसका नतीजा क्या निकलता है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, राइट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन होता है, आरवी डिस्फंक्शन एंड आरवी माइक्रो इन्फार्क्शन भी हो सकता है राइट वेंट्रिकल का. तो पल्मोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड न्यूरो हार्मोनल mediators cause a rise in the pulmonary artery pressure and in the pulmonary vascular resistance. When right ventricular wall tension rises, right ventricular dilatation dysfunction ensues due to abnormal RV stretch. ठीक है,
The interventricular septum bulges into and compress an intrinsically normal left ventricle. अब लेफ्ट वेंट्रिकल में तो कुछ नहीं हुआ था ना, सारी चीज़ तो राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम और उसमें हो रही थी पल्मोनरी में, लेकिन वो इतना डायलेट हो जाएगा राइट वेंट्रिकल कि उसमें बल्ज करेगा, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल जिसमें कोई ख़राबी नहीं थी तो वहाँ पे भी डायस्टोलिक फंक्शन होने लगेगा. इट रिड्यूसेस एलवी डिस्टेंसिबिलिटी एंड इम्पेयर्स एलवी फिलिंग, तो कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगी और फिर उसके बाद पेशेंट जो है वो आपको पता है ना कोलैप्स हो जाता है सर्कुलेटरी फेलियर की वजह से. तो इंक्रीज आरवी वॉल टेंशन ऑल्सो कंप्रेसेस राइट कॉर्नरी आर्टरी, limits myocardial oxygen supply and precipitates right coronary artery ischemia and RV microinfarction with release of cardiac biomarkers such as troponin. Underfilling of the left ventricle may lead to fall in the left ventricular cardiac output and systemic arterial pressure with consequent circulatory collapse and death. तो डिस्निया में पेशेंट आया और चेस्ट में कुछ फाइंडिंग नहीं मिल रही है और बस वो कोलैप्स हो गया, तो इमिनेंट डेथ होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से. ठीक है, अब ना क्लासिफिकेशन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड डीप वीनस थ्रोम्बोसिस देख लीजिए. पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक तो मासिव एम्बोलिज्म हो जाए, हाई रिस्क 5 to 10% होता है सिर्फ. एक्सटेंसिव एम्बोलिज्म अफेक्टिंग एटलीस्ट हाफ ऑफ द पल्मोनरी वेस्कुलेचर. डिस्निया, सिंकोपी, हाइपोटेंशन एंड साइनोसिस आर द हॉलमार्क्स. इमिनेंट डेथ ड्यू टू कार्डियोजेनिक शॉक. नंबर 2 सब मासिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, इंटरमीडिएट रिस्क है, 20 to 25% होता है, characterized by right ventricular dysfunction despite normal systemic arterial blood pressure. इसमें पेशेंट कोलैप्स नहीं हो रहा. नंबर 3 लो रिस्क पल्मोनरी एम्बोलिज्म, 65 to 75% होता है ये विद एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस. ठीक है, अच्छा डीप वीनस थ्रोम्बोसिस जो है नंबर 1 लोअर एक्सट्रीमिटी ज़्यादा कॉमन है, यूजुअली बिगिन्स इन द काफ एंड कैन propagate proximally into the popliteal femoral iliac veins. Leg DVT is 10 times more common than upper extremity DVT, which is often precipitated by placement of pacemakers, internal cardiac fibrillator and indwelling central venous catheter. मतलब ये रिस्क बढ़ा देते हैं ना थ्रोम्बोसिस का. Superficial venous thrombosis usually presents with erythema, tenderness and a palpable cord. It can spread as deep venous thrombosis. और मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का वो अनएक्सप्लेन्ड ब्रेथलेसनेस होती है. विद डीवीटी द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज अ क्रैम्प इन द लोअर काफ दैट परसिस्ट एंड इंटेंसिफाइज ओवर सेवरल डेज. वेल्स पॉइंट स्कोर क्राइटेरिया है एक, उसमें जो है ना आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि क्लिनिकल लाइक्लीहुड ऑफ डीवीटी कितनी है. ठीक है, तो पेशेंट्स विद लो लाइक्लीहुड ऑफ डीवीटी और अ लो टू मॉडरेट लाइक्लीहुड of pulmonary embolism should undergo initial diagnostic evaluation of D-dimer testing alone. However, patients with high likelihood of venous thromboembolism should skip D-dimer testing and undergo imaging as the next step in diagnostic algorithm. मतलब आप अगर किसी में सस्पेक्ट कर रहे हैं और इतने उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं इतने क्लियर नहीं है, तो आप ना पहले उसका D-dimer टेस्ट करा लेंगे. ठीक है, D-dimer टेस्ट, और अगर आप बहुत ज़्यादा सस्पेक्ट करें तो D-dimers आप ना करें, आप डायरेक्ट जो उसका कन्वेंशनल जो है वो टेस्ट वो कराएं. अच्छा, अब इससे क्या मतलब है कि लो क्लिनिकल लाइक्लीहुड ऑफ डीवीटी, उसमें ना एक वेल स्कोर सिस्टम है. ठीक है, 0 और लेस है तो मॉडरेट लाइक्लीहुड. इफ़ स्कोर इज़ 1 to 2 तो मॉडरेट लाइक्लीहुड है. हाई लाइक्लीहुड कब होगा? अगर 3 और ग्रेटर जो हैं इसके ये वाले फैक्टर्स हैं. अब क्लिनिकल वेरिएबल में पहला आ रहा है एक्टिव कैंसर, डीवीटी स्कोर 1, उसमें आप 1 दे देंगे. ठीक है, पैरालिसिस, पेरिसिस और रीसेंट कास्ट, तो उसमें भी आप 1 दे देंगे. ठीक है, बेड रिडन फॉर मोर देन 3 days, मेजर सर्जरी लेस देन 12 weeks, उसमें भी 1 देंगे. टेंडरनेस अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीप वेन्स 1. एंटायर लेग स्वेलिंग, उसमें भी 1 देंगे. यूनिलेटरल काफ स्वेलिंग मोर देन 3 centimeters है अगर, तो उसमें भी 1 देंगे. पिचिंग एडीमा है तो 1 देंगे. कोलेट्रल सुपरफिशियल वेरिकोज वेन्स हैं तो उसका 1 देंगे. ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस एटलीस्ट एज लाइकली एज डीवीटी -2 कर दें आप इसमें. ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं. अब मेरे पेशेंट में देखें एक्टिव कैंसर था. ठीक है, कितना हाई रिस्क है.
पैरालिसिस तो नहीं थी उसको, लेकिन ये कि बेड रिडन थी वो मोर देन 3 डेज़। टेंडरनेस उसको थी, एंटायर लेग स्वेलिंग थी, पिटिंग था। तो कितनी मतलब आप ये सारी चीज़ें अगर आपको याद हो आप जल्दी जल्दी कर लें। हाई क्लिनिकल लाइक्लीहुड ऑफ पीई इफ़ पल्मोनरी एम्बोलिज्म पॉइंट स्कोर एक्सीड्स 4, अगर 4 से ज़्यादा हो रहा है तो फिर हाई लाइक्लीहुड ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डीवीटी हैं, उसमें 3 स्कोर देंगे आप। ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस लेस लाइकली देन पी 3, हार्ट रेट मोर देन 100 पर मिनट 1.5, इमोबिलाइजेशन मोर देन 3 डेज, सर्जरी विद इन 4 वीक्स 1.5, प्रायर पल्मोनरी एम्बोलिज्म और डीवीटी अगर आपको हिस्ट्री दे रहा है वो रिकरेंट हुआ है 1.5, हिमोप्टिसिस अगर है तो 1, कैंसर अगर है तो 1। ठीक है, तो इस तरह से आपने स्कोरिंग कर ली। अच्छा, फिर डिफरेंशियल भी तो पता होना चाहिए ना आपको। या आ गया पेशेंट, उसके जो है वो लेग में पेन है, स्वेलिंग है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस डीवीटी की क्या होगी? रप्चर्ड बेकर सिस्ट हो सकती है, मसल स्ट्रेन या इंजरी हो सकती है, सेल्यूलाइटिस में फिर आपको ऐसे पेशेंट में फीवर और ये सब मिलेगा ना, फीवर भी होगा उसको। एक्यूट पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम, वीनस इनसफिशिएंसी, ये भी हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होगी? डिफरेंशियल निमोनिया, एस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, पेरिकार्डाइटिस, प्लूरिसी, वायरल सिंड्रोम, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, मस्क्यूलोस्केलेटल रिब फ्रैक्चर, न्यूमोथोरैक्स, एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम, एंग्जाइटी, वेजोवेगल सिंकोपी, ये सब कुछ हो सकता है। मतलब ये कि डिफरेंशियल में। ठीक है, तो डायग्नोसिस नॉन इमेजिंग मोडालिटीज़, अगर आप पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात कर रहे हैं तो ग्रेट मैस्कुलेटर होता है, ये डायग्नोसिस बहुत डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि साइंस एंड सिम्टम्स सब नॉन स्पेसिफिक हैं। चेस्ट क्लियर होता है और कुछ भी नहीं आ रहा होता। सबसे पहले तो डी डायमर करा लें। तो मतलब अगर ये कि डी डायमर की जो अपर लिमिट है 500 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। अब गाइडलाइन ये कहती हैं एज रिलेटेड अपर लिमिट लेनी चाहिए, यानी कि अगर एक 70 ईयर ओल्ड पेशेंट आया जिसको आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसकी जो एज है उसको 10 से आप मल्टीप्लाई कर दें, जितना निकलेगा उसको आप अपर लिमिट लें। यानी कि अगर 70 ईयर्स का है, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 700 निकल आएगा उसका, तो ये अपर लिमिट लेंगे आप। ठीक है, अ नॉर्मल डी डायमर इज़ अ यूजफुल रूल आउट टेस्ट फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर वो नॉर्मल आ गया तो फिर तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं हो सकता। ठीक है, कार्डियक बायोमार्कर्स एलिवेट हो जाते हैं, सीरम ट्रोपोनिन लेवल्स, अभी मैंने बताया था कि राइट वेंट्रिकुलर माइक्रो इन्फाक्शन हो जाता है, उसकी वजह से ट्रोपोनिन बढ़ जाता है, तो ड्यू टू आरवी माइक्रो इन्फाक्शन। ठीक है, ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, अब बीएनपी जो है ना, क्योंकि राइट वेंट्रिकल डायलेट हो गया है तो उसकी स्ट्रेच की वजह से बीएनपी निकलने लगेगा, तो वो रेज हो जाएगा मायोकार्डियल स्ट्रेच की वजह से। ईसीजी में जो है ना साइनस टैकीकार्डिया होगा और S1Q3 T3 साइन होगा। वो क्या होता है? एस वेव लीड 1 में आती है, क्यू वेव लीड 3 में, और इन्वर्टेड टी वेव भी लीड 3 में होती है। उसको कहते हैं S1Q3 T3। आरबी स्ट्रेन एंड स्टीमिया कॉजेज टी वेव इन्वर्जन लीड V1 V2 V3 V4। ठीक है, तो ये इस तरह का ECG आता है। अब ये आप लीड 1 में देखें एस वेव आ रही है, एस वेव तो नहीं आती ना 1 में, एस वेव आ रही है। 3 में आप देखें क्यू वेव आ रही है और टी वेव इन्वर्जन आ रही है। ठीक है, और इसके अलावा V1 V4 और इसमें जो है वो टी वेव इन्वर्जन हुए हैं। ठीक है, तो ये ECG ऐसा आपको मिल सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। अब नॉन इन्वेजिव मोडालिटीज़ जो हैं, वीनस अल्ट्रासोनोग्राफी, डीप वीनस सिस्टम शोज लॉस ऑफ compressibility or thrombus is directly visualized. Venous flow dynamics can be examined with Doppler imaging. Number 2, आप चेस्ट एक्सरे कराएं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म आप अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो अनॉर्मल और नियरली नॉर्मल चेस्ट एक्सरे मिलेगा आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। वेल एस्टेब्लिश एबनॉर्मलिटीज़ इंक्लूड, अगर आ रहा है तो फोकल ओलिगीमिया होगा, उसको हम कहते हैं वेस्ट मार्क साइन। अब पेरिफेरल वेज शेप डेंसिटी मिल सकती है, यूजुअली लोकेटेड एट द प्लूरल बेस, उसको हैम्पटन्स हम्प कहते हैं। एन एनलार्ज राइट डिसेंडिंग पल्मोनरी आर्टरीज, उसको कहते हैं पेलास साइन। चेस्ट CT of the chest with intravenous contrast is the principal imaging test for diagnosis of pulmonary embolism. Thin cut chest CT can provide exquisite details. ठीक है, तो पहले हम पल्मोनरी एंजियोग्राफी जो है ना, इसका गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था, लेकिन अब उसने चेस्ट
सीटी ने उसको रिप्लेस कर दिया है विद इंट्रावीनस कंट्रास्ट, ठीक है। अब हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम कोई इंटरवेंशनल थेरेपी यानी कि थ्रोम्बोलिसिस करना चाह रहे हैं तो फिर वो करते हैं पल्मोनरी एंजियोग्राफी, अदरवाइज नॉट। लंग स्कैनिंग, it has become a second line diagnostic test for pulmonary embolism for patients who cannot tolerate intravenous contrast, एलर्जिक हैं या कोई और वजह है, रीनल फेलियर वगैरह हुआ है। तो स्मॉल पार्टिकुलेट एग्रीगेट्स ऑफ एल्ब्यूमिन लेबल्ड विद गामा एमिटिंग रेडियोन्यूक्लाइड आर इंजेक्टेड इंट्रावीनसली एंड आर ट्रैप्ड इन द पल्मोनरी कैपिलरी बेड। तो आप पल्मोनरी कैपिलरी बेड में ये इसको पूरा डिलीनिएट इससे हो जाता है। द परफ्यूजन कैन डिटेक्ट defect indicates absent or decreased blood flow possibly due to pulmonary embolism। तो अगर परफ्यूजन के डिफेक्ट होंगे तो वो ज़ाहिरी बात है कि वहाँ पे एम्बुलस आया हुआ होगा। इसी तरह वेंटिलेशन स्कैन कैसे करेंगे? ऑब्टेन विद द रेडियो लेबल्ड इनहेल गैस सच एज जीनॉन और क्रिप्टॉन, इम्प्रूव द स्पेसिफिसिटी ऑफ द परफ्यूजन स्कैन। Abnormal ventilation scans indicate abnormal non-ventilated lung. A high probability scan for pulmonary embolism is defined as 2 or more segmental perfusion defects in the presence of normal ventilation। यानी कि आप वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच मिलेगा ना, जहाँ पे वेंटिलेशन हो रही है उधर जो है वो जहाँ वेंटिलेशन नॉर्मल हो रही है एल्व्यूलाई में उसके इर्द गिर्द जो है वो आपको परफ्यूजन डिफेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और जहाँ पे परफ्यूजन डिफेक्ट नहीं है वहाँ पे आपको वेंटिलेशन डिफेक्ट मिल जाएगा। तो ये परफ्यूजन वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच जो होता है ना, ये लंग स्कैन में ये देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको बता देगा कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है। मैग्नेटिक रेजोनेंस कंट्रास्ट एनहांस इमेजिंग व्हेन अल्ट्रासाउंड इज इक्विवोकल। अगर अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रहा तो मैग्नेटिक रेजोनेंस वेनोग्राफी विद गैडोलिनियम कंट्रास्ट इज एक्सीलेंट इमेजिंग मोडेलिटी टू डायग्नोज डीवीटी। इकोकार्डियोग्राफी जो है ना, इट इज़ नॉट रिलायबल डायग्नोस्टिक टूल फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लेकिन हम जो मतलब ये कि डिफरेंशियल बनाते हैं तो उनमें से बहुत सारी चीज़ों को एक्सक्लूड करने के लिए आपको अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है तब तो आप एकोकार्डियोग्राफी की इम्पोर्टेंस है ना, बाकी सारी चीज़ों में आप कराएंगे तो, लेकिन पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कुछ आपको ऐसा ख़ास मिलेगा नहीं, नॉर्मल भी आ जाता है। अब इन्वेजिव डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज़ कौन सी हैं? पल्मोनरी एंजियोग्राफी है जो पहले गोल्ड स्टैंडर्ड था। तो चेस्ट सीटी विद कंट्रास्ट हैज़ वर्चुअली रिप्लेस इन्वेजिव पल्मोनरी एंजियोग्राफी बट इट इज़ यूज व्हेन इंटरवेंशनल प्रोसीजर इज प्लान्ड। कंट्रास्ट फ्लैबोग्राफी है टू। वीनस अल्ट्रासोनोग्राफी हैज़ वर्चुअली रिप्लेस कंट्रास्ट फ्लैबोग्राफी, जो मैंने अभी ऑप्शंस में आपको दिया था। तो कंट्रास्ट फ्लैबोग्राफी अब नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया और इसके मैंने रेफरेंस जो है वो हैरिसन से ही लिया, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, आप इसको अच्छे से समझ लें और इसको जो है आप जो भी पेशेंट आया उसमें आप मतलब ये कि सारी चीज़ें आप फिर ना उससे हिस्ट्री में पूछने की ज़रूरत है ना, तभी तो आपको याद होगा, ठीक है। तो फिर ज़रूर मुझे आप लिखिएगा कि आपको ये कैसा लगा। ऑल राइट, थैंक यू।